प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री सतीश चंद्र मिश्रा सर। दर्शकों, आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप लोग की ही डिमांड पर आज हम सर के साथ आमने सामने बैठे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत प्रारब्ध पर। नमस्कार संदीप जी, दर्शकों को भी नमस्कार। और दर्शकों, विषय जो है ना, जब ज़रूरी हो जाता है तब आमने सामने की बातचीत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये सिर्फ मात्र पश्चिम बंगाल का चुनाव ही विषय नहीं है, पर उसके बहाने से उस चुनाव के माध्यम से हम ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीति हो रही है, वह है हिंदू और मुसलमान की। मेन स्ट्रीम मीडिया इससे बचता है और सतीश जी अपने तमाम हर दिन के लाइव में लगातार बताते रहते हैं कि भारत में और कोई राजनीति होती ही नहीं है सिवाय हिंदू और मुसलमान के। आपको लालू, अखिलेश, ममता, केजरीवाल, गांधी, राहुल गांधी इत्यादि इत्यादि जो आपको दिखता है वो सब उस वोट बैंक के मुखौटे हैं। असली राजनीति उसके पीछे का मुस्लिम तंत्र करता है और उससे भिड़ने का या भारत भूमि को बचाए रखने का प्रयास संघ करता है भाजपा को सामने रखकर। सर, कोई और राजनीति भी हो रही भारत में या सिर्फ यही एक? नहीं, हिंदू मुसलमान की ही राजनीति हो रही है और ये इसका समय कालखंड आप मानिए 90 के बाद से खुलकर होने लगी, बिल्कुल प्रचंड तरीके। होती तो थी, कांग्रेस का माना जाता था कि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक है, कांग्रेस दलित मुस्लिम और ब्राह्मण 3 वोट बैंक कांग्रेस अपना मानती थी और उसने राज भी किया। 90 में जो क्षेत्रीय क्षेत्र उभरे, खासकर मुलायम सिंह, लालू यादव, इस टाइप के, इनको लगा कि सबसे पहले अगर कांग्रेस का जड़ तोड़नी है, जहाँ पे बल्क में वोट आता है, तो मुसलमान। और उस समय मुलायम सिंह के जरा बयान याद करिए, अयोध्या का गोलीकांड छोड़ दिया, अयोध्या तो उसने चलवाई गोली चले मंदिर पे। मुलायम सिंह ने खुलेआम कहा था कि मुसलमान अगर अवैध हथियार रखता है तो ठीक रखता है, उसको अधिकार है। मुलायम सिंह अगर मस्जिद में अगर अवैध हथियार बरामद होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है, इसलिए उसको रखने का अधिकार है। इस तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था, तो शुरुआत थी। उसके बाद लालू ने अपने आगे बढ़ाया और फिलहाल 90 से लेकर अब तक, यानी दाऊद इब्राहिम का एक महाराष्ट्र की राजनीति में जो रोल रहा और महाराष्ट्र की राजनीति में वाया शरद पवार केंद्र की राजनीति में जो हस्तक्षेप रहा, वो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। दाऊद से पहले करीम लाला और उन सब का नहीं था? नहीं, हाँ। करीम लाला जो थे वो क्षेत्रीय क्षेत्र थे। बम्बई में अगर किसी उसने इंदिरा गांधी के साथ दौरा किया, करीम लाला की फोटो आप देखते होंगे, लेकिन वो एक इनका एरिया था। बम्बई में भी एक एरिया था जहाँ पे वो सीमित, वहाँ अगर दौरा हुआ तो इंदिरा गांधी के साथ उसने दौरा किया। दिल्ली आके इंदिरा गांधी से भी मिला, लेकिन राजनीति में कहिए कि उनका कोई बड़ा हस्तक्षेप था ऐसा। इंदिरा गांधी इसलिए उनको रखती थी कि मुस्लिमों का ही बड़ा अजीब सा चरित्र है कि इस टाइप के जो अराजक तत्व होते हैं, आपराधिक तत्व होते हैं, ये उनके बड़े प्रिय होते हैं, उनके नेता हो जाते हैं, उनके हीरो हो जाते हैं। तो इंदिरा गांधी उनको बांध के रखती थी। वो करीम लाला हो या हाजी मस्तान हो, हाजी मस्तान ने तो बाद में अपनी पार्टी बनाई थी, बहुत बुरी हालत हुई इसकी। तो ये लोग अपना बम्बई में सीमित थे। दाऊद के जरिए उसका हस्तक्षेप शुरू हुआ और दाऊद और शरद पवार के जो संबंध है, संभवतः मैंने आपके यहाँ जिक्र किया नहीं कि 89 में दाऊद इब्राहिम का एक इंटरव्यू छपा था जनसत्ता में, पहले पन्ने पे। मेरे बड़े भाई की तरह थे आलोक तोमर, उन्होंने लिया था और दाऊद ने उनको स्पेशली बॉम्बे से बुलवाया था अपना इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा। वो उन्होंने पूरा डिटेल लिखा था कि बम्बई से वो वहाँ गए, वहाँ पे उनको छोटा राजन ने रिसीव किया, फिर लेके गया जहाँ दाऊद था और दाऊद का इंटरव्यू हुआ। और दाऊद ने स्पेशली उसमें बोला था कि शरद पवार मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तो वगैरह पेपर में छपा था। तो अब जो शरद पवार के जरिए पूरा एक किस तरह से वो हिंदुस्तान की राजनीति को घुमाने लगा। वोहरा रिपोर्ट में भी ये सब आया था। वोहरा रिपोर्ट अब ये पब्लिक नहीं हुई, इसको मैं मोदी सरकार की कमी मानता हूँ या जो भी समझिए, कि वोहरा रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। वोहरा रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। और उसमें एक और प्रकरण हुआ था कि जिस समय नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सबसे ज़्यादा आफत जो जोती थी वो शरद पवार स्वयं प्रधानमंत्री बनने के उसमें थे। तो गृह मंत्री थे शंकर राव बलवंत राव चौहान, उनका टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था और मेरे ख्याल से जी न्यूज़ पे, जी न्यूज़ थी तब, मेरे ख्याल आज तक वो आया नहीं था,
जी न्यूज़ पे ही था, और उन्होंने खाली इतना कहा था कि हम जो है बोहरा कमेटी को सार्वजनिक, उसकी जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की सोच रहे हैं, ताकि अपराधियों के जो घुसपैठ है राजनीति में उस पर अंकुश लगे। और उसके बाद उठाकर देख लीजिए, शरद पवार बिल्कुल शांत हो गए। तो नरसिंहा राव विदा हो गए, शरद पवार ने कभी दावा दिल्ली को लेके डिस्टर्ब दिल्ली को नहीं किया। अन्यथा नारायण दत्त ने पार्टी छोड़ी, अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ी, पार्टी शरद पवार भी छोड़ते हैं, लेकिन शरद पवार की हिम्मत नहीं हुई केवल इतना कह देने से शंकरराव बलवंतराव चौहान के। तो ये सब क्या कहा जाए इनको। हाँ ठीक है, अब बातें हैं कि ये इन लोग के माध्यम से दाऊद ने एक केंद्रीय राजनीति में अपना दखल देने की कोशिश की, और जैसा अभी धुरंधर फिल्म में दिखाया है, जिसको आपने कल ही बताया कि मोदी जी ने धुरंधर के इवेंट्स पर सत्यता पर मुहर लगा दी। तो उसमें भी दिखाया कि दाऊद के पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी, सब मतलब अब तो एक ही चेहरा दिखाया फिल्म में, बाकी तो सबके साथ संबंध रहे होंगे। नेपाल से जितना अगर नेटवर्क था तो खाली अतीक अहमद के लिए थोड़ी था, मुख्तार या इकबाल, हाजी इकबाल और जितना भी था। और जाहिर सी बात नहीं, दाऊद को तो मेन आदमी वो था मिर्जा दिलशाद बेग, वो इतना उसको प्रमोट किया था ISI ने कि वो नेपाल के अंदर स्वास्थ्य मंत्री हो गया था। बाद में उसका मर्डर हुआ, वो एक अलग कहानी है। वो भी मोदी सरकार के आने के बाद हुआ? नहीं, वो पहले मार दिया गया था। अटल जी की सरकार थी तब मारा गया था। अच्छा। और मेरे ख्याल से IC 814 का जब अपहरण हुआ उसके बाद मारा गया है, मतलब उसके तत्काल बाद मारा गया। एक तरह से रिवेंज था राका जी। तो मगर स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा हुआ आदमी, तो वो मेन आदमी, वो नेपाल का जमील जमाली वो था। हाँ, ये हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, वही है। खैर, तो सर यह मुस्लिम वोट बैंक पर हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बात करती है, जबकि वो हिंदू के जातियों पर वोट होते हैं, किस प्रदेश में किस जिले में कितनी जातियां हैं, क्या जाति कैसे वोट करती है। मुसलमान वोट बैंक के प्रभाव पर क्यों नहीं बात करती भारत? मुसलमान वोट बैंक क्या करता है? नहीं संदीप जी, सर मुसलमान वोट बैंक, उसका चरित्र और वो क्या कर रहा है, इस बात को पिछले 35 साल से तो बड़े नंगे रूप में हम लोग देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि उनके अपराधी और इस टाइप के जो तत्व हैं वही उनके हीरो होते हैं, वही उनके नायक होते हैं, वही उनकी वोटिंग पैटर्न होता है, उन्हीं के कहने पे वो वोट डालते हैं। तो वो कोई ढकी छुपी नहीं, कोई रहस्य नहीं है, उस पर कोई चिंतन की जरूरत नहीं है। इसका काउंटर कैसे किया जाए, इनसे लड़ा कैसे जाए। तो लड़ने को चाकू छुरा लेके तो आदमी निकलेगा नहीं सड़क पे। आप इनको साइलेंटली इस तरह से शांत कर सकते हैं। और एक मॉडल है हमारे सामने, वो इजराइल का है। इजराइल के नाम से इनको इसीलिए आग लगती है। इजराइल में भी मेरे ख्याल से 17-18% मुसलमान है जो इजराइल के अंदर रहता है। अरब सुन्नी मुसलमान। हाँ। तो है वो मुस्लिम ना, वो 18% मुसलमान रहता है। अभी आप देख रहे हैं इतनी युद्ध चल रहा है, लेकिन आपने कहीं बहका हुआ वहाँ पे नहीं देखा होगा। क्यों नहीं बहका है? वो सिर्फ इसलिए नहीं बहका कि वो जरूर 18% है, लेकिन बाकी के जो 82% यहूदी हैं वो एक है। उनके अंदर का जो नेशनलिज्म है वो इंटैक्ट है। वो आपस में लड़ लेंगे, राजनीति करेंगे। उनके यहाँ 16-17 पार्टियां हैं, सब गठबंधन की सरकार। 1 करोड़ की जनसंख्या में 16-17 पार्टी हैं। हाँ, और वो सब गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन वो इजराइल उनके लिए सबसे पहले है। तो वो जो 18% वो जानते हैं कि ये 82% है, और दुनिया सबसे खुखार तो जाती है। तो वो जो भाव इजराइल के एक आम आदमी के अंदर है, हमारे यहाँ वो बहुत गायब है, शून्य है। हिंदुओं में बिल्कुल गायब है। कुछ एक अपवाद स्वरूप कुछ तबका हो सकता है, और उसमें जो आदमी प्रयास करता है उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो आप इनके खिलाफ अपनी कोई एक फोर्स जो है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कोई अपराधी तत्व नहीं कि लड़ने बढ़ने के लिए, गोली चलाने के लिए नहीं, एक संगठित रूप से खड़ी होनी चाहिए ताकत जो इनको काउंटर कर सके। ये अपने आप सही में रहेंगे, ये कोई बड़े बहादुर नहीं है। ये पूरी दुनिया में मार खाए हैं, ये पूरी दुनिया में मार खाए हैं। जहाँ पे ये टूट फूट जाते हैं कि ये फलाना जात बात में तोड़ के, वहाँ पे ये अपना ये हरकत करते हैं। तो वो मारते भी तो सर इनोसेंट लोगों को ही है घेर के। अरे इनोसेंट से बर्बरता इनोसेंट्स के साथ ही होती है। इनोसेंट से थोड़ी लड़ सकते। इनोसेंट को धोखे से, जैसे कन्हैयालाल दर्जी को मार दिया, तो बड़ा बहादुरी काम थोड़ी किया। वो बेचारा अपना कपड़ा काट रहा था, उसका तुम कपड़ा न पवाने का तुम्हारी नाप ले रहा, तुमने उसकी गर्दन काट दी। तो ये बहादुरी नहीं, ये दगाबाजी इनको आती है। आमने सामने की लड़ाई में बिल्कुल शून्य है। तो हमारी समस्या ये तो इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में इनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। कितने यहाँ भी 16-17% है भारत के अंदर, मगर बाकी के जो शेष लोग हैं वो जो है
वो इनके खिलाफ एक नहीं हो रहे इनके, मतलब आप और राजनीतिक लड़ाई लड़ते, मैंने इजराइल का उदाहरण दिया, वहाँ 16-17 पार्टियां सब अपना अपना चुनाव में लड़ती हैं, उनके अलग मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो वो एक होते हैं। तो सर भारत के अंदर जो मुसलमान वोट बैंक है, इतनी तो उसकी सफलता है कि वो हिंदुओं को जाति में विभाजित करने का एक सिस्टम बनाकर रखा है उसने, उसका बेनिफिशियरी है। हाँ। और वह इंश्योर करता है कि वह हिंदुओं पर उन नेताओं को चढ़ा दे, उनका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या ब्यूरोक्रेट या जुडिशरी में उनको बिठा दे जो उस 16-17% मुसलमान की सुने, ना कि लार्जर हिंदू को। वो उन्हीं को बैठाते ही हैं, वो उन्हीं को बैठाते ही हैं। जिस समय अबू सलेम को पुर्तगाल से लेके आई थी पुलिस, उसका प्रत्यर्पण हुआ था, तो उस समय अबू सलेम का बयान बड़ा चर्चित हुआ था। उसने कहा था, दाऊद इब्राहिम का नाम लेके कहा था कि दाऊद इब्राहिम जो है उत्तर भारत के 2 बड़े नेताओं को, जिनमें एक जो है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा है, उसको पैसा देता था टाडा का विरोध करने के लिए, कि संसद के अंदर टाडा के अंदर उसकी पार्टी विरोध करे। तो कौन लोग हो सकते हैं? टाडा का विरोध 2 लोगों ने किया था, मुलायम ने और लालू यादव ने, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब अबू सलेम किसके लिए कह रहा था, क्या कह रहा था, वो बात आई गई हो गई। तो इस तरह से उसने खुलेआम कहा था कि पैसा देता था दाऊद। अब उसने नाम नहीं लिया था, लेकिन आपको सामने संकेत है ना किसको देता था। सर जब महुआ मोइत्रा पैसा लुई विटॉन का बैग लेकर अपना सांसदी का सवाल जो है किसी के लिए पूछ सकती हैं, उसके लिए वो बेदखल भी हो सकती हैं संसद से। अभी उसका पता चला, क्या नाम है, गौरव गोगोई, जो हाँ गौरव गोगोई सामने आया, तो उसका पूरा हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बताया। तो ये भारत, इसका इलाज क्या हमने राजनीतिक रूप से हिंदुओं ने किया है सर? कुछ हमारे हिंदू नेतृत्व को नहीं, इन्होंने इलाज करने के बजाय, जैसे शुगर के मरीज को कहा जाए ना कि रसगुल्ला शुगर मत मीठा मत खाना, तो रोज सुबह शाम रसगुल्ला खाए। हिंदुओं ने इस तरह का इलाज किया है। एक आदमी 2014 में खड़ा हुआ जिसका नाम नरेंद्र मोदी था, और उसके बाद अद्भुत काम किया है, अद्भुत। मगर आप सोशल मीडिया पे देखिए, और मैं कहना मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, सेकुलरों की बात नहीं कर रहा, जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं, जो कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनकी हरकतें देखिए, कितने अनपढ़ हैं, गंवार है वो, कि उसको मोहम्मद मोदी, सेकुलर मोदी, दुनिया भर की बातें, महामानव, हाँ सब कुछ कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। और आरोप भी वो लगाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूँ। सबसे बड़ा आरोप यह है कि मुसलमानों को उर्दू वाली फैसिलिटी दे दी IAS में, और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में 40-50 बन गए इस बार भी। 54 हुए, 54 हुए हैं कि वो सेलेक्ट हुए हैं। किसी ने पलट के देखा कि कब हुआ ये? उर्दू IAS के अंदर वैकल्पिक सब्जेक्ट 1979 से है, 1979 से। इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई सरकार थी, जनता पार्टी वाली सरकार थी से 1979 में। और उर्दू केवल शामिल नहीं हुई थी, उर्दू के साथ संस्कृत भी शामिल हुई थी, उर्दू के साथ बंगाली शामिल हुई थी, तमिल शामिल हुई थी, तेलुगु शामिल हुई थी, सब क्षेत्रीय भाषाएं उसमें उर्दू भी थी। तुमने उर्दू को काउंटर करने के लिए तुमने ये कोशिश क्यों नहीं की कि तुम्हारे यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले लोग हों? और ये आज संस्कृत से एग्जाम दे सकते हैं। जो फैसिलिटी उर्दू को मिली हुई है वही फैसिलिटी संस्कृत की है, वही बंगाली की है, वही तमिल की है, वही तेलुगु की है। बजाय वो करने के, आज से 47 साल पहले जो फैसला हुआ था, उसके लिए गाली ये नरेंद्र मोदी को देते हैं और बताते हैं कि इसी वजह से मुसलमान IAS में सेलेक्ट हो रहा है। और इसी में दूसरा तथ्य जानिए कि 53 मुसलमान आए हैं, 53 मुसलमान इस बार सेलेक्ट हुए हैं 2025 के, अभी जो रिजल्ट आया अभी 2 महीना भर पहले। और अल्पसंख्यक खाली मुसलमान तो होता नहीं सरकार की भाषा में, अल्पसंख्यक में तो कई लोग हैं ना, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं। आपको मालूम है इस बार जो यही 2025 का जो रिजल्ट आया है, इसमें जैन कितने सेलेक्ट हुए हैं? नहीं, किसी को हवा नहीं। 30 जैन सेलेक्ट हुए हैं। सरदार कितने सेलेक्ट हुए हैं? 16 सरदार सेलेक्ट हुए हैं। ईसाई कितने सेलेक्ट हुए हैं? 7 ईसाई सेलेक्ट हुए हैं। तो 30 और 16 46 7 53 बराबर आ गए। और इसके अलावा और छोटे पार्टी, जबकि जनसंख्या वाइज बहुत कम है। वही अभी मैं ही कह रहा था कि ये 18% है
और जैन मेरे ख्याल से 2% भी सर नहीं है। दोनों मिला के सिख ईसाई और जैन 5-6% होंगे। 2-3% भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, और जो पारसी आरसी मिला के तो कम से कम 7-8 और हैं, यानी करीब करीब 60 अल्पसंख्यक और भर्ती हुए हैं, तो वो भी तो उसी फैसिलिटीज भर्ती हुए हैं। लेकिन ये और ऐसा नहीं कि मोदी आया तो बड़ी बाहर आ गई। 2014 में 36 भर्ती हुए थे। हाँ तो बढ़ते चले गए धीरे धीरे। वो बढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, कोई उनको कोई बड़ी स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही, लेकिन कि मोदी ने उर्दू लागू कर दी, मतलब ये मैं पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे कि मोदी ने उर्दू लागू कर दी और उसकी वजह से। नहीं सर, यूपीएससी के जो सिलेक्शन में प्रक्रिया में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ज्यादा, हाँ, वह तो वो हैं जो अपने करियर के चरम पर हैं या अपने उत्तरार्ध में हैं, या तो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले होंगे। तो वो तो कांग्रेसी सरकार और इकोसिस्टम के क्या कहते हैं, पाले पोसे हुए लोग हैं। तो मैंने ना ये किस तरह से, और ये काम जो है कोई मुसलमान नहीं करता, कोई सेकुलर नहीं करता, ये तथाकथित हिंदू करते हैं जो राष्ट्रवादी लठा। तो मैंने कहा ना, ये अपना इलाज जो है 2 टाइम रसगुल्ला खा के अपने शुगर का इलाज कर रहे हैं। उसके अलावा एक तथ्य, जब ये मोदी को गाली देते हैं, इनको मालूम है कि जब से आज़ादी मिली 1947 से 1947 से 2014 हमारी जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी मंदिरों से, कितनी आई थी? 47 से 2014 67 साल में 13 मूर्तियां वापस आई थी। ये चोरी कितनी हुई होंगी उसका कोई अंदाजा? अभी आपकी समझ में आ जाएगा जब मैं आगे बताऊंगा आपको कि 47 से 2014 67 साल में 13 और 2014 से 2026 642 मूर्तियां वापस आई हैं। कोई परसेंटेज या तुलना कर ही नहीं सकते। 50 गुना सर, 50 गुना। हाँ, 50 गुना समझिए आप। यहाँ 13 5 65 50 गुना, 50 गुना ज्यादा 12 साल में मोदी लेके। और ये जो लठैत घूमते हैं हिंदूवाद के, इनको तमीज है? ये ऐसा नहीं आ जाती मूर्तियां कि आपने चिट्ठी लिखी आपको आ गई। और इस 14 से 26 के बीच में जो चोरी होती थी वो रुक गई हैं। वो तो काम खत्म हो गया, वो तो काम खत्म ही हो गया। एक सर उनकी बड़ी शानदार किताब है द आइडल थीफ करके, एस विजय कुमार जी की मुलाकात भी है, एक बार हमारे चैनल पर भी थे। उन्होंने इसी पर कार्य किया है कि बाहर जो मूर्तियां गई हैं और जो हमारे देवता गए हैं, तो मूर्तियां नहीं कहते तो देवता कहते हैं, हमारे देवता गए, हमें वापस लाना और मंदिरों में, म्यूजियम में नहीं रखना है, मंदिरों में प्रतिस्थापित करना है। तो ये शानदार किताब है, उनको ढूंढ के आप लोग पढ़ें जरूर जी। मैंने नोट, और उसमें सोनिया गांधी परिवार का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, वो भारत की मूर्तियां चुरा के नहीं, उसकी कई चलिए आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं होती। उसकी सोनिया की बहन है अनुष्का, उसका लंदन में भी इसी तरह का बुटीक एक था पुरानी मूर्तियों का। इटली के अंदर था, 2 बुटीक उसके थे, लेकिन अब वो यहाँ से कहीं क्या गए तो उसके बारे में कुछ कहना आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये आरोप तो लगते रहे, बहुत खुल के लगते रहे, कभी खंडन नहीं आया सर। लेकिन उसके अलावा आप सोचिए कि 642 मूर्तियां, कौन कैसी मूर्तियां हैं? भगवान शंकर की, विष्णु की, नटराज की। और अभी जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, वहाँ पे अन्नपूर्णा माता की जो है, वो भी अभी प्रधानमंत्री मोदी संभवतः अमेरिका ही से लाए थे। तो उनमें 642 में से आधी तो जो है मतलब उनका रिस्टोरेशन हो रहा है, लेकिन 340 साबुत मूर्तियाँ हैं, वो सब जहाँ जहाँ है वहाँ उनको स्थापित कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी सेवा मेरे ख्याल से मुझको नहीं याद आता, मेरी जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा इतिहास भी, किसी शासक ने हिंदू धर्म की होगी। उस शासक को ये हिंदू गाली देते हैं और आप बात करते हो कि हमें मुसलमान से लड़ना है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि 4 धाम की यात्रा ये होती है, मतलब लाखों करोड़ों, अगर आप पिछले जमाने में करोड़ों हिंदू वहाँ पे दर्शन करने गए होंगे। और जिस हिसाब की वहाँ हालात थे रोड के, वो एक्सीडेंट होते थे, हर साल 10-15 मर जाते थे। केदारनाथ वाली घटना सबको याद है। वो तो खैर तो ट्रेजेडी हो गई। नहीं, उसके बाद क्या किया कांग्रेसियों ने? ये उस केदारनाथ 4 धाम की यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रोग्राम बनाया कि ये हम पूरा रूट जो है ये 4 धाम हाईवे बना देंगे, तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, लोग बड़े आराम से। किसके लिए बना? खाली हिंदू धर्म के लिए तो था, किसके लिए था वो? लेकिन मैंने कहा ना, जरा हिंदुओं का आप हम मुसलमान तो चिल्लाते हैं, हम कमरे में बैठ के चिल्लाते हैं, जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ इनको नहीं याद आता। मेरे ख्याल से सितंबर या नवंबर 2016
हाँ 27 नवंबर है, 27 नवंबर 2016 मोदी ने उस रास्ते की नींव रखी और ये हुआ कि 12,000 करोड़ में ये 2019 तक बनके तैयार हो जाएगा। 3 साल में 12,000 करोड़ में 4 धाम हाईवे बनके तैयार हो गया होता। आज तक नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। क्यों? क्या कर रहे हैं हिंदू? जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने उसका वो शिलान्यास किया कि अब ये काम शुरू होगा, वैसे ही एक एनजीओ आ गया देहरादून का केस लड़ने। हाँ। और 7-8 आदमियों का एनजीओ है वो। और उस एनजीओ ने इतनी लड़ाई लड़ी और वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। वो उसको कोई नहीं जानता, गुमनाम एनजीओ है, देहरादून में अपना ऑपरेट करता है। कि वो लड़ाई चलते चलते, और ऐसा नहीं कि अगर मोदी होते तो वो भी कहते थे चलो कोर्ट का स्टे हो गया, पड़ा रहेगा। सरकार पूरी ताकत से लड़ती रही, लड़ते लड़ते उनको सुप्रीम कोर्ट तक उनको हराया, मुँह काला किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि जो प्रोजेक्ट हमारा 2019 में बनके तैयार हो गया होता, वो अब मार्च 2028 में तैयार होगा। 10 साल 10 साल बाद वो तैयार होगा। उसकी लागत तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कम से कम दुगनी। तो सर उस पे तो ये भी कह देंगे कि पहाड़ तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, यही कह के गए थे। सारी शंकाओं का समाधान किया और उसके बाद जीते। अब वो बनेगा और 28 मार्च तक मार्च 28 तक वो कंप्लीट होगा। लेकिन 10 साल बढ़े ना, जो 12,000 करोड़ लगने था, जो 20,000 करोड़ लगेंगे ना वहाँ पे। लेकिन मेरी शिकायत दूसरी है संदीप जी, कि ये 2016 से और आज हम 2026, 10 साल आपने कहीं सुना कि कोई एक हिंदू उस एनजीओ का विरोध करने गया? आपको अगर 4 धाम यात्रा करने जाना है तो आप देहरादून और हरिद्वार होके ही जाते हैं। कहीं आपको दाएं बाएं नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन लाखों आदमी वहाँ कष्ट सह के गया। लेकिन एक जो बड़ी सुविधा बन रही थी उस पर उसने आके अड़ंगा डाला। और 7-8 लोगों का एनजीओ है, मैं पूरा उसके रिसर्च कर चुका हूँ। मगर उनका घर घेर के 10,000 हिंदू नहीं खड़े हुए। वो जो एनजीओ जहाँ दफ्तर था वहाँ 10,000 हिंदू खड़ा हो जाता, तुमको निकलने नहीं देंगे। तुम हमारे भगवान शंकर के हम जाने के लिए है, उस तीर्थ यात्रा में तुम अड़ंगा डाल लो, वहाँ के एक साधन बन रहा है। एक आदमी नहीं किया। और उसके बाद कहते हो कि मोदी मुसलमान हो गया। तो मोदी क्या वहाँ पे लाठी लेके देहरादून लड़ने जाते? मोदी ने तो जहाँ लड़ाई लड़नी थी अदालत में लड़ी, लड़ाई लड़के जीते। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट 2019 में एक हिंदू धर्म का पूरा होना था, वो अब मार्च 2028 में पूरा होगा। सर मोदी जी के माध्यम से तो मुझे वो मंदिर पता चले जिसका कभी कहीं किसी ने नाम नहीं लिया। राजस्थान में जो एक माँ का मंदिर है जिसको हिंगलाज जी से जोड़ा जाता है, जहाँ चूहे बहुत आते हैं। मोदी स्वयं न जाए तो सर कोई झांकने न जाए, नहीं लार्जर पब्लिक को पता ही न चले कि वो उनके भारत में कितने शक्तिपीठ हैं। गुजरात में एक पहाड़ी पर जो जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जो जिस प्रकार से गए। और बाकी सर सबसे बड़ा उदाहरण कोई क्या कहेगा, अयोध्या से बड़ा उदाहरण क्या है? अयोध्या काशी है, उज्जैन का महाकाल है। उज्जैन का महाकाल मैं पहले बहुत गया हूँ। अभी कॉरिडोर जो बना वो अद्भुत बना है सर। माँ विंध्यावासिनी देवी विंध्याचल में जो बन गया है इस समय, हम लोग पहले छोटे थे और नवरात्र में जाते थे पापा के साथ। तो ये जब मुझे ये मोदी को ना कि मोदी हिंदूवादी नहीं, मोहम्मद मोदी और फलाना नहीं, मुसलमानों के तो हैं, हिंदुओं के नहीं है। हाँ वही इसीलिए कहते हैं ना उसको। तो मुझे घृणा होती है, घिन आती है लोगों के चेहरे से। अच्छा ये बात मुसलमान क्यों नहीं कहता कि मोदी हमारे हैं? मुसलमान तो दुश्मनी लेके बैठा हुआ है कि अरे यार क्या कर रहा है। वो तो एक नहीं 1 लाख वीडियो पड़े होंगे कि छोटा छोटा बच्चा भी है बता रहा है कि मोदी को निपटा देंगे। ये सब देखने सुनने के बाद तो मुझको लगता है कि ये केवल हिंदूवाद का अपने ऊपर आवरण ओढ़े हैं। ये पेड एजेंट हैं। ये वही काम कर रहे हैं कि कम से कम हिंदुओं को तोड़ो। ये केवल वो काम कर रहे हैं जो मोदी की बुराई करता है। तो निश्चित तौर पर उसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये अन्यथा इतनी आंखें खोल देने वाले उदाहरण और उसके बाद ये गाली देते हैं, तो केवल ये अपने एजेंडे पे लगे हैं लोग। और धार्मिक के अलावा सर अभी एक बात बताइए, आपका अभी इस समय दुनिया में आग लगी हुई है। यहाँ पब्लिक आईपीएल देख रही है, धुरंधर देख रही है, वर्ल्ड कप देख रही है, होली मना रही है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी कर रही है। और जो आपने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि जीएसटी का इससे बड़ा कलेक्शन नहीं है, नहीं आया, रिकॉर्ड टूट गए सर। रिकॉर्ड टूट गए, जबकि सितंबर में ही सरकार ने अपने रेट्स घटाए थे जीएसटी के।
सरकार ने अपनी आमदनी कम कम की, की। जीएसटी कलेक्शन का अमाउंट कम किया, फिर भी बड़ा रेट। अमाउंट बढ़ा। अब यह अगर पुराने रेट पे होता तो हो सकता है कि यह 10% ज्यादा होता सर, 20 लाख करोड़ के बजाय 22 लाख करोड़ का होता एक महीने की। ये नहीं, 22 लाख तो है, 22,27,000 करोड़ है आपकी। और तो 10% और होता। हाँ, और 6 महीने का 24 लाख होता 6 महीने का सर, पर मतलब सितंबर से हटाया अक्टूबर, हाँ। वो भी दिवाली के समय से। समय पे। हाँ, दिवाली फेस्टिवल सीजन पे उन्होंने हटाया था। हाँ, तो मोदी 30% ज्यादा होता सर मिनिमम, हाँ 30% ज्यादा होता ज्यादा। भारत की आमदनी। और अपनी आमदनी घटाने के बाद भी तेल पर दाम नहीं बढ़ा रही सरकार। ये किसके, ये हिंदुओं के लिए तो है नहीं सर, ये तो मुसलमानों के लिए। हाँ, ये मतलब इन मैंने कहा ना, ये तो सर हिंदुओं के लिए काम तो है नहीं कि उनकी महंगाई पे रोका हुआ है, ये तो मुसलमानों के लिए किया गया है। हाँ, ये जो समझाने की कोशिश है ना, ये कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो मुझे इनके चेहरे में वही कुत्ता नजर आता है कि इस तरह के जो शासक ना तो पहले कभी मिला था और ना कभी मिलेगा। मुझको नहीं लगता कोई मिलेगा। दुनिया भर के विकल्प आते हैं कि फलाने हैं ढिमाके हैं, लेकिन फिलहाल मोदी जो लकीर खींच रहे हैं उसका सम्मान करो, उसको जितना ज़्यादा उसको ताकत दे सकते हो, उसके बजाय ये इस तरह का धंधा करते हैं। जी, अभी सर एक बड़ा आरोप ये लग रहा है, और ये राष्ट्रवादी लोग भी लगा रहे हैं कि मुसलमान के तो नहीं, चलो मान लिया, पर यह भारत में जातियों पर जो है भाजपा और मोदी जो है जातियों में विभेद पैदा कर रहे हैं, एक वर्ग को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और सवर्ण सो कॉल जो लोग अपने आप को सवर्णवादी कहते हैं उनको तरजीह नहीं। हाँ, ये अच्छा आपने छेड़ दिया। इसका जरा बहुत नंगे होके बात करनी पड़ी, खुल के। जी, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार बने प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी तो ओबीसी हैं, तेली कहा जाता है कि जात के, उनकी जात तेली की है। पहला उन्होंने अपना सेक्रेटरी किसको बनाया था? मिश्रा जी, नृपेंद्र मिश्रा को। क्यों बनाया था और किस कंडीशन में बनाया था? वो रिटायर लेकर वो रिटायरमेंट उनका हो चुका था, उनको बुला के उनको दोबारा एक तरह से ज्वाइन कराया उन्होंने अपने पीएमओ में। काहे इनके पास कोई जवाब है इन लोगों के पास? और जब पीके मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा हटे तो उनकी जगह किसने ली? पीके मिश्रा ने ली। तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? वो अगर सवर्णों से उनको बड़ी घृणा है, सवर्णों से बड़ी उनको नफरत है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। सर एनएसए तो चलिए समाज के हैं। नहीं, उनकी भी जाति सर, जाति वालों को उनकी भी बता दी जाए। हाँ, वो भी क्षत्रिय है, मगर वो तो एक स्पेशलाइज आदमी है, तो उनके जैसा तो कोई दूसरा नहीं मिलेगा सर। उसमें भी लोग जाति ढूंढ लेंगे। हाँ, तो उसको ढूंढना है भाई, लो एनएसए। अब उनकी जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती किसी सरकार में, राजनाथ, निर्मला सीतारमण ब्राह्मण, जयशंकर तमिल ब्राह्मण, ब्राह्मण, राजनाथ सिंह क्षत्रिय, चौथा कौन है? फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, होम मिनिस्टर, हाँ अमित शाह जैन। कौन सा वो जात का? मैं जाति की बात कर रहा हूँ। हाँ, इन लोग को जाति चाहिए तो लो भैया, तुम जाति लो, बताओ कौन है? तो ये एक नहीं, इसमें सब दूसरे वाले भड़क जाएंगे कि बताइए सिर्फ सवर्णों को रखा है, ओबीसी नहीं रखा है और दलित नहीं रखा है। ये असल में इसीलिए ये चाहते हैं कि आपको दो ये कि अगर उधर की बात करोगे तो इधर से तुमको गाली देने लगेंगे, इधर की बात करोगे तो उधर से गाली देने लगेंगे। लेकिन जो नाम हम लोगों ने लिए हैं, क्या अजीत डोभाल का कोई विकल्प है तुम्हारे पास? निर्मला सीतारमण का अभी अजीत डोभाल का विकल्प हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है किसी के पास। चलो यहाँ आरक्षण है। सर अजीत डोभाल जी का वो वीडियो है, वो यूएई वाले आए थे, ये सऊदी वाले, तो उनका एक वीडियो है कि अजीत डोभाल से हाथ मिला रहे मोदी से, पूरा यही है वो आदमी? तो कहे हाँ यही है। तो उनका फिर एकदम ऐसे ऐसे करके। और ब्राजील वाले आए राष्ट्रपति, वो अलग कहानी है वो, जो हाँ वो गोवा वाली कहानी। हाँ, गोवा वाली कहानी। तो ब्राजील वाले उनके दिल पर कि भैया मैं तेरा दिल जानता हूँ। अजीत डोभाल ये विकल्प ऐसा दुनिया मान रही है। तो मतलब दुनिया के पास विकल्प नहीं, दुनिया के पास इतना एफिशिएंट। और इन डोभाल जी को ये पूरा मौका दिया, एनएसए नहीं है, उनको जात में बांधोगे तुम। निर्मला सीतारमण ने कमाल कर दिया है। निर्मला सीतारमण संयोग से वो ब्राह्मण है, वो एक महिला जो कहा जाता है कि महिला घर बहुत बढ़िया चला लेती है, तो निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश भी बहुत बढ़िया चला सकती है। आप इकोनॉमिस्ट फेल हो गए सर, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट फेल हो गए। उसने बता दिया कि मनमोहन सिंह जो है किस औकात का व्यक्ति था।
आप गौर करिए कि निर्मला सीतारमण के समय में इतनी क्राइसिस आई, लेकिन कहीं पे भी डामाडोल नहीं हुए हैं। कोविड, यूक्रेन वॉर, और फिर अभी ये वाला, मतलब कोविड के अंदर बड़े बड़े दिग्गज जो दुनिया के थे वो सब ढह गए, बैठ गए, और भारत वैसे ही खड़ा रहा। कोई आदमी भूख से नहीं मरा। तो वो फाइनल आप याद करिए, महंगाई दर 1.5% पर है भारत की, आज तक कभी नहीं, और ग्रोथ 8% है। आज ये दुनिया के लिए चमत्कार है। चमत्कार। आज की तारीख में देखिए मैं क्या, हाँ ये कि याद होगा कि जिस समय कोविड लगा था तो मुझको अच्छे से याद है कि सोनिया गांधी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ का राहत पैकेज सरकार को तत्काल घोषित करना चाहिए। सरकार ने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो राहुल गांधी को लगा कि शायद हमारी अम्मा ने कुछ कम बता दिया है। तो उसने कहा था 1.5 लाख करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का पैकेज बड़ा जोड़ घटा के उससे मनमोहन सिंह से किया। अरे कौशिक बसु और अमर सेन, सबसे रघुराम राजन, सबसे पंचायत करके इसने 1.5 लाख करोड़ का, 1,60,000 करोड़। सरकार ने पैकेज कितने घोषित किया था? 20 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़। तो वो सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन वो मेन तो फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के कंधे पे होता है। और कितने प्लान के साथ किया था कि आदमी को उसके घर में जाकर राशन पहुंचेगा, इस तरह का पैकेज किया था। तो निर्मला सीतारमण की जब आप बात करते हो तो आप जाट की बात करोगे। फ्री का पैसा नहीं था सर, अगर जा रहा है तो संजीव सान्याल जी ने उस पर लगातार बात बताई कि प्रॉब्लम सप्लाई साइड की थी, प्रॉब्लम डिमांड साइड की थी नहीं। सप्लाई चेन हमको इंटैक्ट करना था, हमने उस पर ध्यान दिया, भारत उभरा या बाकी सब ध्वस्त हो गए। तो आप निर्मला सीतारमण को आप जात के आधार पर घेरोगे? कौन है विकल्प तुम्हारे पास? पूरे हिंदुस्तान बताओ तुम्हारे पास कौन ऐसा विकल्प है? ही नहीं, विकल्पहीनता वाली स्थिति है। वही स्थिति अमित शाह कुछ कहीं नहीं सुनता नहीं। अमित शाह ने वो काम कर दिया, मतलब मैं उनके जिंदगी का एक ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, जो नक्सलवाद खत्म कर दिया। 100 जिलों में जो फैला हुआ था, उस 100 जिलों में आज वो गायब है, तो इसी गृह मंत्री की वजह से थे। तो ये मैं इसलिए हम लोगों ने डिटेल बताया। सर 12 साल में भारत में बम नहीं फटा, ये हिंदुओं के लिए नहीं है सर, ये सवर्णों के लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं वही कह रहा है वो। और जो राजनाथ सिंह की बात करिए, तो राजनाथ सिंह का मैं जो पिछला टेन्योर था एज ए गृह मंत्री, उसको तो मैं थोड़ा हल्का मानता हूँ, हालांकि हल्का है नहीं वो। सर चिदम्बरम और से तो बहुत लाख गुना नहीं, चिदम्बरम उनसे तो तुलना ही नहीं हो सकती। मैं इन कंपेरिजन बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसमें उन्होंने बड़े शांति से काम किया। अन्यथा 370 जो हटी है कश्मीर से, अगस्त 2019 में हटी है, तो मई में तो चुनाव ही हुए थे, तो 2 महीने के अंदर थोड़ी हटी। उसकी रचना बहुत पहले से बन रही थी, लेकिन वो शांति से थे। लेकिन अब रक्षा मंत्री के रूप में उनका 100% आचरण ऐसा है कि वैसे ही होना चाहिए। मतलब आज की तारीख में मोदी के अलावा अगर किसी के बयान सबसे ज्यादा धूम मचाते हैं पाकिस्तान में, तो राजनाथ सिंह के। वो आजकल इसी में हिले हुए हैं, रक्षा मंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया। और कहने का कोई मतलब नहीं होता है, सब जानते हैं। लेकिन आपका रक्षा मंत्री दुश्मन को केवल अपने जवान से अगर हिला रहा है तो ये बड़ी उपलब्धि है। सर आपके नेतृत्व से यदि आपका दुश्मन हिला हुआ है और तबाह हो बर्बाद होकर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपके नेतृत्व ने कुछ बढ़िया काम कर रखा है। तो इसमें जात का, तो अब ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो मोदी जात की बात करते हैं, तो मोदी अगर जात की पट्टी बांधे होते तो वो तो नहीं है ना सवर्ण, वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो क्षत्रिय नहीं है, वो तो शाह नहीं है। उन्होंने अपनी जात का तो एक भी नहीं बुलाया। जैसे अखिलेश यादव के समय में यादव इकट्ठे हो जाते थे, मायावती के समय में जाटव इकट्ठे हो जाते थे, कि वही सब घिरे हुए। कांग्रेसियों में ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते थे, सीपीआई में ब्राह्मण इकट्ठे। हाँ, ये तो वो काम जो है वो तो मोदी ने नहीं किया। मोदी ने ये क्या जो सवर्ण जो लोग नाराज हैं, कांग्रेसी मानसिकता या उस दौर के बेनिफिशियरी? नहीं, पेड एजेंट है, पैसा लेके है। इनकी कोई मानसिकता नहीं है। ये सिर्फ इनको सबको पैसा मिलता है, सबको पैसा मिलता है। और ये बड़ा खेल है संदीप जी, कि वो एक सिस्टम होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला जो भी समझिए, ये उसके जरिए पैसा मिलता है। नहीं, आजकल तो डिजिटल तरीके से भी आ जाता है सर। वही कह रहे, वो सिस्टम बना हुआ है। आमिर खान चाइना से पैसा लाए थे, कई लोग अमेरिका से पैसा लाते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, यूट्यूब के माध्यम से। ये सिर्फ इनको पैसा मिलता है। अपने लखनऊ में भी एक है, वो बवना, अच्छा 4 PM, हाँ, वो चलाता है। तो सबकी कहानी मालूम है। तो वो केवल पैसे के, केवल जॉर्ज सोरोस ने अगर आज से 4 साल पहले कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए
8,500 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा, तो खर्चा कहाँ करेगा? कोई हवा में थोड़ी लुटाएगा, जैसे बारात में लुटते हैं ऐसे तो लुटेगा नहीं। वो इसी तरह से सप्लाई हो रहा है, और 8,000 करोड़ बहुत होता है। सर एक छोटा सा फिगर देता हूँ, नेटफ्लिक्स और अमेजोन ने, नेटफ्लिक्स ने पिछले 10 साल से भारत में हर साल $1 बिलियन का बजट है, और अमेजोन का जो उसका बजट है हर साल भारत के कंटेंट और सिर्फ भारतीय कंटेंट को खरीदने का, बनाने का और उसको अपने प्लेटफॉर्म पे डालने का अमेजोन का $1.5 से $2 बिलियन। पिछले 10 साल से अगर मैं ये रुपया में कन्वर्ट कर दूं सर, मैं प्रयास आजकल ये कर रहा हूँ कि हम 1 लाख 2 लाख करोड़ ना बोले, अरब खरब नील जो हमारी सांख्यिकी हम उसमें बोले, फिर भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सर अमेजोन और नेटफ्लिक्स, सिर्फ ये 2 कंपनी ने अपने भारत में कंटेंट को, बॉलीवुड को खरीदने में, उनके कंटेंट को या साउथ इंडियन कंटेंट को खरीदने में खर्चा कर चुका है, जो 10 खरब रुपए होते हैं, 10 खरब रुपए। अभी मैंने मनीष जी के प्रोग्राम में बताया था, मैं 4-5 दिन पहले, आपको भी, आपके दर्शकों को भी याद रखने वाली फिगर है ये, कि 2004 से 2014 80 ऐसी फिल्में बनी थी जिनको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था, और एडल्ट सर्टिफिकेट उनको हिंसा की वजह से नहीं मिला था, सेक्स की वजह से मिला था। कि यानी इतनी अश्लील फिल्में थी कि उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया था। 80 मर्डर से शुरू हुई थी ये कहानी, उसके बाद मैं 2004 से 2014 की, मैं 10 साल बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मोदी ने बदला क्या है बिना, मतलब अब अभी इस पर हम करेंगे बात। और उसी बात 2014 के बाद 2015 से 2026 आ गए, 11 साल में ऐसी 30 फिल्में बनी, 35, यानी 80 से 35 हो गई 11 साल में। वहाँ 10 साल में 80 थी। क्यों थी? सर भारत की बहुत सारी पॉर्न साइट्स बैन करवा दी सरकार ने, पॉर्न साइट तो बहुत बड़ी संख्या में बंद करवाई हैं। हाँ। तो वो जो 80 फिल्में बन रही थी और घट के 35 हो गई, तो कहीं हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे उसका प्रहार करने के लिए थी ना वो फिल्में। तो और वो बंद क्यों हो गई? वो अपने आप बनना बंद क्यों हो गई? सर फंडिंग होती है, देखने वाले तो वही लोग हैं। देखने वाले तो कोई ऐसा है नहीं कहीं और से बुला लिए गए, वही हिंदुस्तान है। अचानक क्यों कमी आ गई? तो सरकार कुछ चीजें ऐसे चक्री घुमाती है कि वो आपको दिखता नहीं है। बहुत सारे ऐप्स बंद कर दिए गए सर जो सॉफ्ट तरीके से दिखाते थे। तो ये किसकी सेवा है? अच्छा, ये सेवा किसकी? सनातन की सेवा है ना ये। नहीं सर, सवर्णों की नहीं है, बाकी सब हाँ। हिंदुओं की नहीं है सर, ये हिंदुओं के लिए थोड़ी कर। मैंने कहा ना, इनको कुत्तों को घी हजम नहीं हो रहा जब इस तरह की बातें करते हैं। यूजीसी पे मेरी आज भी मैं आपके से फिर कह दूं कि मेरी फेसबुक पे पिन करके मैंने पोस्ट डाली है, उसमें गलती बता दो 1 लाख रुपए इनाम। आज तक तो नहीं आया कोई, मार्च से पड़ी हुई है, मार्च कह रहा हूँ, मतलब फरवरी से 3 महीने हो गए उसको, कि 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। जितनी मेरी वो है कि जरा बता दो कि जो तुम बता रहे हो उसको साबित करके दिखाओ कि ये गलती सवर्णों का नुकसान कैसे कर रही है। अभी 19 तारीख को इनको कोर्ट ने बुलाया था कि ये सबके सांप सूंघ गया जितने यूजीसी के ठेकेदार थे। कोर्ट ने कहा क्या इनसे? 8 तारीख को सर तो रामलीला जा रहे थे, कैंसिल करा लिए थे। रामलीला मैदान में हाँ 8 मार्च को पहुंच रहे थे, वहां पर भाग गए। दर्शक आपको समझ लगे, 19 तारीख को कोर्ट ने इनसे कहा कि हमको बताओ इसमें क्या गलत है। उसके बाद सर मुद्दा गायब हो गई। उसके बाद गायब हो गए। बड़े बड़े दिग्गज वकील पहुंचे, तो बड़े बड़े दिग्गज, और इनको इतनी गंभीरता से लिया है कोर्ट ने। और ये नहीं कि कोर्ट ने इनको सुना नहीं, इनको कहा कि तुम बताओ इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सुधार चाहते हो। और उसके बाद इनकी स्थिति ये हो गई कि यूट्यूब से गायब हो गया सर, कि कोर्ट ने अगली डेट भी नहीं दी है इनको। मतलब लावारिस की तरह इनको छोड़ा है, क्योंकि ये लावारिस मुद्दा लेके आए थे। ये झूठ बोल रहे थे हमसे, आपसे, और समाज को क्या कहूँ, समाज को विखंडित करने के लिए। अब जो आपका सब प्रसिद्ध डायलॉग है वही है कि एक हाथ में जूता लेके, एक हाथ में बाल पकड़े, इनके बाल पकड़े, पूछे कि भैया गलती क्या है, क्या है। नहीं वही पूछा, वही 20-200 वीडियो बनाए हो, वही पूछा कोर्ट ने। ये बता नहीं पाए, दिन भर वहां जूझे, और उसका वीडियो पे भी नहीं बता रहे सर। और उसका नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने अब इनको कोई डेट नहीं दी है कि अब अगले साल पड़ेगी, कि अगले महीने पड़ेगी, 6 महीने बाद पड़ेगी। नहीं सर, लेकिन एक चीज ये अभी भी कह रहे हैं अपने वीडियोस पर कि यूजीसी ने नुकसान तो कर दिया है भाजपा का। हाँ, तो ये इसमें ये सफल हुए हैं। ये इनका एजेंडा था कि इनको, और ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। इन्होंने भाजपा का भी नुकसान नहीं किया। ये सिर्फ इनका एक एजेंडा इनको दिया गया, दर्शकों को समझ लीजिए, कि किसी तरह इस आदमी को हटाओ जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, सिर्फ।
ये इनको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी वो चोट इनको कर रहे हैं कि इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आजकल आपको भी उनसे नफरत हो गई है, क्योंकि उन्होंने भी यूजीसी का कई विषयों पर हिंदूवादी हो रखे हैं। हिंदुओं का नुकसान मोदी ने कर रखा है, हिंदुओं के भले का कार्य मोदी ने नहीं किया, ये वह उस पर किताब भी लिख चुके हैं। तो कल परसों सुन रहा था मैं, तो अभी FCRA वाला जो अमेंडमेंट आया है उसमें उस आदमी की मेन शिकायत ये है, एकदम दुख बाहर आ गया, कष्ट बाहर आ गया कि ये सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि यदि पहले का पैसा आया उससे कोई प्रॉपर्टी बन गई तो वह सरकार जो है ले लेगी या उस पर कब्जा कर लेगी। यदि एनजीओ किसी बाहरी OCRF या सोरोस ने किसी ने यहाँ के किसी एनजीओ को पैसा दिया 10 साल पहले या 15 साल पहले और उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली हो, तो सरकार वो प्रॉपर्टी क्यों सीज करे? अब जरा समझिए, कष्ट है सर। अब जरा समझिए, नोटा के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं साहब। अब बताऊंगा नहीं संदीप जी, अब जरा दर्शक इसको आसान भाषा में समझ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें 10 साल या 15 साल पहले हमने डकैती डाली थी और एक ज्वेलर को लूट लिया था, तो जो लूटा हुआ सोना हमारे पास रखा वो हमसे अब क्यों वसूल लो? ये जो संदीप जी बता रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है, और वो हिंदूवाद के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। वो किताब लिखी है सर कि हिंदू जो है भारत में 8th क्लास सिटीजन है। ये तो ये लोग, ये तत्व हैं जिनको बड़े तरीके से मैदान में उतारा गया है। ये इनका काम है कि इनसे पुरानी लूट का माल क्यों लिया जा रहा है, यानी पुरानी लूट ले लिया तो ठीक है। तो मेन मुद्दा जो हम लोगों ने शुरू किया था कि मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुसलमान तो मैंने कहा ना, इजराइल हमको दिखा रहा मॉडल। मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ ये जो दोगले पैदा हुए हैं और यही लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुसलमान बड़े शातिर तरीके से इन्हीं को आगे करता है, इन्हीं को आगे करता है, वो बात नहीं करता। वो रविश पीछे चले गए सर, उनपे पैसा डालना छोड़ दिया। अब ये नई खेप आई है मोदी विरोध की। हाँ, वो असल में उनको अच्छे लोग मिल गए ना, कि ये जो राष्ट्रवाद का जिनका नकाब था ये पहने हुए थे, इन पे लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, ये ज्यादा तोड़ फोड़ करेंगे। रविश को लोग पहचानते थे, इसलिए ये काम कर रहे हैं जी। इसमें सर एक बात और आ गई, मोदी मुसलमान और मीडिया। हमने पश्चिम बंगाल से बात की, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए लोग अच्छा यही लोग वो थे जो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, भाजपा ध्यान नहीं दे रही है और क्यों नहीं कर रही है। अप्रैल 2021 में चुनाव हो रहे थे और कोविड काल चल रहा था, तो भारत देखना था या बंगाल देखना था? और क्या उन भाजपा के लोगों की जो हत्याएं हुई उससे भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा के लोगों को कष्ट कम हुआ है और बाहर वालों को ज्यादा हो गया सर, जो अपने अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे? बंगाल में तो बंगाल और बंगाल की मीडिया पे तो अभी आते हैं जी। आपने जहाँ से बात शुरू की कोविड की, याद करिए कोविड में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई चैनल बाकी नहीं बचा था जो प्रयाग में गया ना हो। हाँ, बरखा तो पहले गई थी, सब गए, मैं कोई बचा नहीं था। और सबने बताया था कि यहाँ पे लाशें दफनाई जा रही हैं। उन लाशों का परिजन एक भी नहीं ढूंढ पाए थे। जरा बारीकी गौर करिए कि कौन गाड़ के गया, ये नहीं ढूंढ पाए थे। इन्होंने ये दिखाया था कि लाशें गड़ी हैं। आज कोई जाता है वहाँ की लाशें गड़ी हैं कि नहीं गड़ी हैं? वहाँ लाशें आज भी गाड़ी जाती हैं। वो एक वहाँ परंपरा, एक समुदाय है, वो वहाँ पे जलाने के बजाय वो लाशें गाड़ते हैं गंगा किनारे, वो उनकी परंपरा है। तो वो वहाँ हमेशा आप जब भी जाएंगे तो आपको 200-250 लाशें गड़ी हुई। केवल जागरण अखबार ने उस पर बड़ी डिटेल रिपोर्ट छापी थी, जब इन लोगों ने पूरा नंगनाच कर लिया कि वहाँ पे कोरोना के लोगों को ऐसे गाड़ा जा रहा है। तो कोरोना में लगातार इन लोगों ने झूठ बोला। सर केरल में ज्यादा मौतें हुई यूपी से, जबकि जनसंख्या में 10 गुने का अंतर है। ना केरल तमिलनाडु में ज्यादा मौतें हुई यूपी से, मुंबई में महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें हुई यूपी से। तो ये मौत बेचते हैं और आपको डरा के मौत बेचते हैं। लेकिन सब दिक्कत यूपी में थी। और केजरीवाल के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते थे लोग कोविड में, पैसा लेकर चलती थी। तो ये बिके हुए लोग हैं। तो ये मीडिया की स्थिति है कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। अभी ये चल रहा है चुनाव कह रहा हूँ, ये युद्ध चल रहा है, ये युद्ध बेच रहे हैं आपको। ये युद्ध बता, मोदी जी ने TV9 के उस पे कह दिया कि आपको तो कंटेंट बहुत मिल गया है, विदेश से मिला। विदेश से उन्होंने ये भी कहा कि विदेश से मिला है। तो क्या मतलब इससे बड़ा जूता कोई मार नहीं सकता। विनीत जैन को मुंह पे बोल दिया। सर जब इतना मोदी के कार्य के बारे में जानते हो तो छापते क्यों नहीं?
और इनको एक गलतफहमी थी कि हम मोदी पे दबाव बना लेंगे, मगर ये करते समय ये भूल गए कि 2002 दंगे के बाद और 2014 के चुनाव तक, यानी 12 साल, इन लोगों ने मोदी के खिलाफ हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। और केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट लेके, केंद्र सरकार का सपोर्ट लेके, केंद्र की एजेंसियों का सपोर्ट लेके, सब कुछ इनको था। तो 12 साल प्रधानमंत्री मोदी ने इनका बड़ा नंगा चेहरा देखा है इसी दिल्ली की मीडिया का। अमित शाह को तड़ीपार करा देना, अमित शाह को जेल भिजवा देना, तो जज लोया का फर्जी केस, सब कर चुके हो, और सब कुछ किया। तो 12 साल देखने के बाद उनसे कुछ बचा नहीं है। और इसमें आज के राष्ट्रवादी पत्रकार भी शामिल हैं। हाँ, वो सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो कहा जाता है, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो वो नरेंद्र मोदी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना 2014 के बाद। अब तो वो ताकतवर भी हो गए, तो उसकी वजह से अब ये ज्यादा कदा अपनी खिसियाट निकाला करते हैं। कभी बंगाल इनका मुद्दा आ जाता है, कभी आ जाता है बंगाल के अंदर। संदीप जी आप बताइए कि 2021 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, और उसके बाद जीत गई ममता, तो बड़ा खुलकर तांडव हुआ था 3-4 दिन तक। मतलब सड़कों पे गिरा गिरा के महिलाओं के साथ 80,000 लोग सर असम भाग गए थे, पलायन कर गए। लेकिन उस पूरे प्रकरण पे किसी टेलीविजन ने कोई रिपोर्ट दिखाई हो तो बताइए। सर 2 वकील गए सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के लिए सुना ही नहीं ये सुप्रीम कोर्ट। और इस पे किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर रहा। जैसा दीपक भी गए। तो अब समझिए ना, ये बंगाल और ये इनका शुरू कर रहा है। ये जैसे गुजरात का दंगा रोते रहे, एक रिपोर्ट कहती है कि कम्युनिस्टों के शासनकाल में 35 साल रहा उनका शासन, 30-35 साल रहा है, 55,000 राजनैतिक हत्याएं हुई हैं पश्चिम बंगाल में। केवल पश्चिम बंगाल में 55,000। कितने टेलीविजन ने उस पर रिपोर्ट की। ये हमेशा गुजरात दंगे के ढोल लेके अपने बजाते रहे। इनको कभी नहीं है कि चलिए 55,000 राजनीतिक हत्याएं, तो इस पर कोई स्टोरी की जाए, इस पर इन कम्युनिस्टों को नंगा किया जाए, क्योंकि सब कम्युनिस्टों के गुलाम। सर संभल का दंगा मतलब 79 में हुआ, चलिए वो तो पहले हो गया था, किसी को हवा नहीं। और पश्चिम बंगाल में मरी झापी सर, 20,000 लोग मार दिए। हाँ, हिंदू मारे जो बांग्लादेश से भाग के आए थे। हाँ। ये और राज्य सरकार ने ज्योति बसु मरवाए थे, ज्योति बसु ने हरमद वाहिनी करके मरवाया। किसी को पता भी नहीं कि ऐसा कोई घटना हुआ था, कोई कांड हुआ था। तो मीडिया का चरित्र तो ये केवल तमाशा बेचते हैं, सनसनी बेचते हैं, जहाँ पैसा मिले वो काम करते हैं। इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं, ना ये सत्य आपको बताने के इच्छुक हैं कतई, जो अभी तक इनका चरित्र उभर के आया है। नरेंद्र मोदी की बात करिए तो नरेंद्र मोदी इनके विशेष निशाने पे हैं। देखिए, अब क्योंकि मजबूरी है, करें क्या, ये वोट तो डलवा नहीं सकते, तो ये माहौल बनाया करते हैं। आज तक मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव होना देखिए बड़ा, ये बंगाल के बाद कम से कम दर्शकों हम लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अखिलेश यादव के 1 दर्जन इंटरव्यू चैनलों पे चल चुके हैं, लंबे लंबे। और ऐसा ड्रामा करते हैं, मुझको हंसी आती है, नौटंकी हो रही है कि बिल्कुल लगता है जैसे मारपीट हो जाएगी। बड़े बड़े तीखे सवाल पूछ लिए। तीखे सवाल नहीं पूछते, तीखे सवाल तो पूछते ही नहीं, उस पर तो पर्दा डालते हैं। अखिलेश से आज तक किसी ने पूछा कि आप अपना गाना गाते हो, आपके ऊपर CAG की रिपोर्ट है 93,000 करोड़, 97,000 करोड़ और 97,000 करोड़ 5 साल का नहीं है, वो आखिरी के 3 साल का है। 97,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब अखिलेश यादव की सरकार नहीं दे पाई। तो अगर आप उसको 3 उसमें डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, करीब करीब 32-33 हजार करोड़ रुपए हर साल। और केवल एक प्रदेश का बजट, तो ये गायब हो गए पैसे जिनका कोई हिसाब किताब CAG को नहीं मिला। किसी ने नहीं पूछा तक। अभी पूछ लिया जाएगा कि योगी जी क्या कर रहे हैं फिर मोदी। आजम खान ने को विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये स्वीकारा था, जवाब विपक्ष के जवाब के उसमें, कि उस समय मेरे ख्याल से 2014 का प्रकरण है, 1.5 साल करीब हुए थे इनकी सरकार को, कि तब कि हमारी पुलिस पे जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं 1100 हमले बदमाशों ने पुलिस पे किए हैं। पुलिस पर 1100 हमले बदमाशों द्वारा,
यानी कानून व्यवस्था की क्या हालत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आजम खान का सदन के अंदर जवाब है एक मंत्री के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में। सर ये पुलिस को लिंच कर दिया था और डीसीपी साहब बच गए थे। लिंचिंग जो करते हैं, अखलाक की लिंचिंग पर 2015 में किया, 2011 में जो लिंचिंग हुई पुलिस की, उस पर कोई बात ही नहीं करता, मुसलमानों ने लिंच करके छोड़ दिया। मेरा तो सवाल, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का आपको सीन बता रहा हूँ कि अगर 2 साल 2.5 साल के अंदर ये हालत थी कि 1100 हमले पुलिस पे हो रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो लेटी हुई थी वेंटिलेटर पे। लेकिन वो उसके लिए कहीं को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन न्यूज चैनलों को भी उस सदन के अंदर आजम खान द्वारा दिया गया जवाब है। वो सवाल पूछा किसी ने? नहीं पूछा। 19 आतंकवादी तुमने आज तक क्यों छोड़े थे, ये किसी ने नहीं पूछा। तो ये आपको दिखाने के लिए, और कुछ हमारे लोगों को होता है कि सनसनी मजा आती है, हिंदू मुसलमान फलाना, इसने ये कह दिया, यहाँ से मिसाइल चल गई, वहां बम मार दिया, इसने मेरी देखिए, प्रेस का मतलब है कि तुम अगले से ये क्यों पूछ रहे हो? योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा। वो जब एक दूसरे के विरोधी हैं तो एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे ही। योगी आदित्यनाथ तारीफ थोड़ी करेंगे, नरेंद्र मोदी तारीफ थोड़ी करेंगे। तुम उनके मुद्दों सवाल पूछो जो तुमने 5-7 साल। एक बात और है सर, अखिलेश से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो कई बार उनके वीडियोस हैं कि तुम भाजपा के पत्रकार हो, तुम जो है मिश्रा जी हो, या जो भी बोल के भगा देता है। ऐसा आदमी इन लोग को सवाल, जब इनके यहाँ बैठ के इंटरव्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले बताया गया होगा कि वही सवाल पूछना जो हम चाहते हैं, उतना ही पूछना। ज्यादा बोलोगे तो फिर हम उठना। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया। यहाँ भी मैं उसी मीडिया जोड़ूंगा। आखिर वो जिनसे कहता है अखिलेश यादव, वो होते तो किसी न किसी चैनल के ही है ना। यहाँ बेचारे अपना, रिपोर्टर की गलती नहीं है, रिपोर्टर तो बेचारा अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको बदतमीजी से ये बातें कर रहा है। ये जो 2 दर्जन इंटरव्यू हुए हैं पिछले 2 महीने के अंदर, इनमें से किसी ने अखिलेश यादव से पूछा कि तुम्हारे बाप ने इस लखनऊ के अंदर 200 पत्रकारों को 5 लाख से 10 लाख रुपए दिए थे फ्री में, महीना बांटा? नहीं, वो फ्री में, मतलब एक तरह से इस बहाने उस बहाने गिफ्ट दिया था। तो वो किसके पत्रकार थे? पत्रकार तुम खरीद रहे। और ये तब की बात है, ये 2007 में तो मुलायम सिंह उसके बाद मुख्यमंत्री बने नहीं। यानी आज से 20 साल पहले 5 लाख और 10 लाख रुपए की वैल्यू समझिए आप लोग, तो 50 लाख रुपए हो गया। और 200 पत्रकारों की तो लिस्ट बाकायदे सार्वजनिक हुई थी। लखनऊ का हर पत्रकार उनसे परिचित अच्छे जानता है। 100 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपया 20 साल पहले बांट दिए पत्रकारों को बांट दिए थे। सरकार के पास होगा। ये तो योगी बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो तो लिस्ट होगी ना, क्योंकि सरकार के खजाने से बटे थे, वो पूरी लिस्ट होगी इनके पास, उस समय सार्वजनिक हो चुकी। तो तुम 200 पत्रकार को तुम्हारे बाप अगर बांटे 5 लाख 10 लाख आज से 20 साल पहले, तो वो पत्रकार बड़े ईमानदार। और अब तुमसे कोई सवाल पूछ ले तो तुम बता दो कि हमारे तुम बिके हुए हो। तो ये, मगर ये सवाल हम आप पूछ रहे हैं ना, हम तो अपना कार्यक्रम से पूछ रहे हैं जितना बढ़ जाए। लेकिन ये वो जो न्यूज चैनल दिल्ली के बैठे हैं वो क्यों नहीं पूछते? और जबकि उनके रिपोर्टर को बेइज्जत किया जाता है, तो उनकी हालत तो और गिरी है, बहुत बुरी हालत। वो तो केजरीवाल पंजाब केसरी बंद करा दिया, उस पर नहीं पूछा कि अरे केजरीवाल मीडिया पे इतना बड़ा हमला क्यों कर दिया? और बताऊं आपको, मैं नाम ले रहा हूँ, योगेश श्रीवास्तव हैं। हम लोग जब साथी शुरू किए थे, मस्त आदमी है। और योगेश श्रीवास्तव ने बीड़ा उठाया था, उसने उन पत्रकारों को नंगा करना शुरू किया था, और बकायदे किस्त लिख के कि किसने कहाँ किससे पैसा, सरकार से, मतलब सरकार से पैसा कैसे हुआ, और पूरी की इनके ऊपर क्या आपराधिक मुकदमे हैं, ये सब करना शुरू किया। आपको ताजुब होगा संदीप जी, शायद 14वीं या 15वीं किस्त उनकी आई थी, और नौकरी से बाहर हो गए। और उसके बाद आज तक बेचारे, आज तक वो कहीं ऐसे सेट नहीं हो पाए किसी तरह अपना जीवन यापन। सर मुझे तो वो सच बोलने की उन्होंने कीमत चुकाई। सर एक किस्सा मुझे याद है, एक हमारे दोस्त हैं, वो पहले तहलका के लिए लिखा करते थे। जब हमने शुरू में तहलका थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो किसी ने उनको मुलायम सिंह जी से मिलवाया और तो उनको बताया गया कि ये जो है बड़े यंग लेखक हैं और बड़े तहलका मैगजीन में लिखते हैं। तहलका उस समय चर्चा में भी थी। तो मुलायम सिंह जी ने उनको कहा, हाँ बढ़िया लिखो, और लिखोगे तो हम तुमको धर देंगे, लिखो बढ़िया लिखो, हम तुमको धर देंगे। तो ये डर गए, क्योंकि ये लखनऊ के, तो कि धर देंगे कह रहे हैं,
तो जो उनको मिलवाया वो लेके गया साइड में, बोला कि अबे कह रहे हैं घर देंगे बढ़िया लिखोगे तो घर देंगे। क्या ये बढ़िया था भाई, घर देंगे नहीं तो धर देंगे। पत्रकार के साथ यही। और बताओ कैसे खरीदे जाए। शाहजहांपुर वाला एक जो मैं नाम नहीं बोलूं, जिसका जला दिया गया था, जिसको जिंदा जलाया था राममूर्ति वर्मा मंत्री ने। हाँ, राममूर्ति वर्मा से जोगेंद्र किसी को श्रीवास्तव लड़का था। हाँ, वो जिंदा जला दिया गया था, नाम मैं भी भूल रहा हूँ उसका। और बताता हूँ आपको, मतलब वो उसके किन्हीं कारणों से मैं नाम नहीं लूँगा कि पत्रकारों को घर, संदीप जी ने कहा कि घर देंगे। घर कैसे दिए थे, मतलब गोमती नगर ऐसी जगह वहाँ पे दिया, और उसके बाद भैया ने किस्ती नहीं चुकाई। यानी उस समय 1 लाख रुपए का घर था, बड़ा सब्सिडी करके कि पत्रकार कोटे से घर, और 1 लाख रुपए में वो भी किस्त नहीं चुकाई, और 6-7 साल नहीं चुकाई। जरा सुनिए कैसे खरीदे जाते थे। उसके बाद 2003 में मुख्यमंत्री फिर बनते हैं ये मुलायम। हाँ, तो समझिए 8 साल हो गए, तो 95 में हटे थे, बनते हैं। तो वो तब तक LDA की नोटिस जाना शुरू हो गया, वो तब तक वो ब्याज बढ़ के और पैसा वो काफ़ी हो गया। मुलायम सिंह ने देखा, अरे कहने अच्छा तुमने जमा नहीं किया, माफ़ कर दो, माफ़। ये तो चलिए अखिलेश और दिल्ली के भी, ये तो बहुत छोटी बात नहीं, ये किस लिए कर रहे थे, ये किस लिए कर रहे थे? नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करते। जो तुमने पैसा लिया तुम पैसा वापस करोगे, ये काम होता था। मैंने कहा ना, 200 पत्रकार तो वो हैं जो 5 लाख से 10 लाख जिनको मिला। उसके अलावा इस तरह से यही काम योगी जी भी नहीं करते, इसलिए बुरे हैं, और इसीलिए जो अच्छी बात है, समस्या ये नहीं कि वो इस समय मीडिया मजबूर है, इतने काम हो रहे हैं कि आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं तो क्या करोगे। अब अयोध्या में अगर श्री राम मंदिर बनता है और 1.5 लाख करोड़ की 2 साल में इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, तो इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। काशी पूर्वांचल का पूरा कायाकल्प हो गया, 60 करोड़ हिंदू प्रयागराज में जा रहा है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। हाँ, केजरीवाल को खूब इग्नोर किया, केजरीवाल के पाप को कर्म सारे इग्नोर किए। मतलब केजरीवाल के जाते ही इंडिया टुडे में कैसे हड़बड़ी हो गई, सब छोड़ के भाग गए। केजरीवाल फरवरी में हटा और मार्च में सब छोड़ के भाग गए इंडिया टुडे ग्रुप से। इतने बड़े उसको खैर केजरीवाल के इतना बड़ा कद नहीं था केजरीवाल का कि वो इतनी बड़ी टीम फौज पाले हो। वो तो टीम नहीं पाले, वो इंडिया टुडे पाल रहा था सर। वो इंडिया टुडे पाल रहा था, वो उसके कारण कुछ और थे, और वो इंडिया टुडे को भी आगे समझ में आएगा उसके। तो रोड पुरी 2-3 बार कह चुके मोदी जी, आपने हमारी दुकान बंद कर दी। हाँ, बता रहे हैं, वो जो है वो उनको समझ में आएगा, वो कहते अलग कारण है जी। लेकिन इसको ये नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी तो यूपी के मीडिया की बात की थी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दिल्ली मीडिया के अंदर भारत नहीं है, भारतीयता नहीं है, प्रो भारत बात करना उसको ना आता है ना वो करना चाहता है, वो सिर्फ भ्रमित ही करता है सर। मतलब प्रधान मोदी की बात करिए तो मैं मोदी कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन उनके जो काम है उसका अंधभक्त हूँ मैं। ये बात मैं हर बार बोलता हूँ कि वर्ल्ड बैंक अगर कह रहा है कि 38 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाल के लाए, ऊपर कर दिया, हाँ, वो मतलब नीचे से ऊपर लाए, और वो जरा कंडीशन सोचिए कि जिस समय 2014 में मोदी आए हैं उस समय गरीबी रेखा की जो वो $1.25 थी, और आज की तारीख में $3.5 है, यानी उसको 3 गुना हो चुकी वो। उस रेखा से वो ऊपर लेके आए हैं, और हमको समाज में दिखता है वो, समाज में दिखता है वो, उसका कहीं जिक्र नहीं है सर। किसानों की आत्महत्या का खबर सुने हुए, भगवान न करे कोई ऐसा करे, न खबर सुनने को मिले, पर याद है मुझे कि जब शरद पवार था तब सिर्फ यही खबरें आती थी, इस पर फिल्में बनती थी, आमिर खान फिल्म बना, 40,000 आत्महत्याएं हुई थी 10 साल कर्जा माफी के बाद। हाँ, तो इस बात मतलब वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, एक जो सामान्य उपलब्धि है जिसका आनंद हम सब ले रहे हैं संदीप जी, और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं करता क्योंकि मीडिया ने उसको कब्रिस्तान में डाल दिया। ये जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं, अरे नेट उस समय जो 60 GB का आज की तारीख में 800-900 रुपए का मिलता है, उस समय 7200 रुपए का मिलता था। 250 रुपए GB मिलता था सर, 250 रुपए GB बोल के, और वहाँ 60 कितना हो गया,
250 रुपये 12,000 15,000 रुपये है सर। 12, हाँ 14-15 हज़ार रुपये हो गया। और उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो मालूम है आज देश को कितना पैसा बच रहा है। उस समय 20 करोड़ थे, आज की तारीख में 100 करोड़ लोग हैं, ये 70 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 70 करोड़ लोग अगर 14,000 करोड़ देते तो गिनती बाहर हो जाएगी। या फिर वो सर नील उपशंख महाशंख तक पहुंच जाएगा। 250-300 लाख करोड़ रुपए हमारे बचे, लेकिन उस पर कोई कैलकुलेट करके कोई बैठ के 10 मिनट का प्रोग्राम नहीं बनाते हो। और सर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद क्या चल रहा है, कितने जेट गिरे। अरे आप हजारों ड्रोन आ रहे हैं, उसमें से एक आपकी भूमि पर नहीं गिरा। और सबसे मेन बात है कि राफेल का कोई सबूत का स नहीं मिला। नहीं कहीं राजस्थान, मतलब हमेशा कहता हूँ राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर 3 स्टेट थी, यही तो गिरता ना। अगर भारत का जहाज गिरता, उनमें से 2 स्टेट जो एंटी बीजेपी है तो। और हाँ देखिए, अच्छी संदीप जी ने याद दिला दी, अभी आपने देखा होगा कि कल ईरान ने गिराया है उसका F-35, हाँ पूरा मलबा नजर आ रहा है। अरे सर आदमी पकड़ लिया। हाँ, आदमी तो सब छुड़ा लिया है, आदमी हम कह रहे हैं उसकी भी वीडियो है। हाँ, तो वो एक जहाज गिरा, उसका पूरा मलबा, और जहाज जिस दिन वो गिरा रहे उस दिन वो मलबा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एक सुई की नोक नहीं दिखा पाया, क्योंकि था ही नहीं, वो झूठ बोल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा था। लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे थे, हमारे यहाँ मीडिया क्या कर रहा था। तो ये इनके जो कारण मैंने अभी आपको पिछले बताए, उसमें सिर्फ यह है कि मोदी से और योगी से वो अपेक्षाएं इनकी पूरी नहीं हो रही। और ये बता दूं आपसे, ये लोगों को बड़ी गलत फहमी है, मोदी ऐसा नहीं है कि मोदी मीडिया से मिलते नहीं है। मोदी का एक अपना सिस्टम है, और वो जिनसे मिलना होता है उनको बुला के और फीडबैक ही लेते हैं, और क्या लेंगे वो। तो वो मिलते हैं, लेकिन वो नगाड़ा नहीं बजाते, और ये नहीं करते कि तुमको बुला के अगर मिला है तो तुम बाहर निकल के दलाली और ठेका पट्टा ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दो। तुम एक पत्रकार हो, पत्रकार के नाते जो तुम्हारी ड्यूटी है उस हिसाब से तुमसे बात करते हैं। सर कर्तव्यवान बनने से भी ये तकलीफ है। पहले किसी ऑफिस में घुस जाते थे, हाँ, वहाँ दिन भर बैठे हैं, कौन सी फाइल देख रहे हैं, किस ब्यूरोक्रेट से बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तो कंप्लीट पूरा हुआ नहीं, जिसमें पूरा हो जाएगा उसमें बहुत परेशानी हो जाएगी। उसमें सर सीधे एंट्री एग्जिट बंद है। संसद में राजदीप की सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी कि बताओ मेरे जैसे पत्रकार का पास बैन कर दिया इन लोगों ने। हाँ, और डेली का पास बनता है कि अल्टरनेटिव डे पे, और दूसरे लोगों को जाने दिया जाता है। तो भाई क्यों नहीं, तुमको कौन सा है। तो फिर उसके बाद अपनी बीवी को राज्यसभा सांसद बनवाया, ये सिर्फ इसलिए कि राज्यसभा संसद में जाना है। संसद के अंदर जाके क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। वही इच्छा बहुत लोगों की रही सर। कई लोगों ने साथ देने का प्रयास किया, हाँ, देखे 14-24 के बाद तो और नहीं पूछे जा रहे हैं, तो मन खराब होने लगा सबका। नहीं, मोदी की प्रायोरिटी कभी रही नहीं। वो देखिए, पत्रकार जो है समाज का एक तबका है। जैसे क्लर्क है वो नौकरी करता है, ड्राइवर है वो डॉक्टर है, पुलिस रेलवे इंजन चलाता है, पायलट है वो जहाज उड़ाता है। ऐसे तुम्हारा काम, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम समाचार इकट्ठे करके तुम लोगों को बताओ। उसमें विशेषाधिकार कहाँ आ जाता है, क्यों आ जाता है? सर उसमें तो दम्भ है, सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ हमको है इनसे सर। तो वही गलतफहमी प्रधानमंत्री मोदी दूर कर रहे हैं सर। 25-30 साल से, मतलब 90 से जो टीवी मीडिया शुरू हुआ, और ये उसमें भी आने वाले लोग वहाँ के वो थे, एक कार्टेल है, वही सर दिल्ली मीडिया चलाता है, वही चेहरे, वही मालिक, वही चैनल। ये भी तो माफिया गिरी हुई ना सर, कि पूरे देश के न्यूज़ के तंत्र पर 5 चैनल 40 साल से काबिज हैं, और किसी तीसरे को घुसने नहीं देते। और ये जो कारपोरेट आ गया उसके बाद भी कोई अंतर मुझे नज़र नहीं आता। खासकर जैसे अंबानी ने न्यूज़ 18 ले लिया, या अडानी ने NDTV ले लिया। तो NDTV कुछ स्तर तो सुधर रहा है, वो उस तरह से मोदी विरोध के धंधे में नहीं लगा। लेकिन वो जो बात का आपने कही ना कि वो जो 20 साल पहले वाले चेहरे थे वही चेहरे, और उन चेहरों का चरित्र में बहुत अच्छे से मुझे याद है, भूला नहीं हूँ मैं। वही अब सर्वे सर्वा बन के यहाँ बैठे हैं। अब क्या मजबूरी है, लेकिन फिलहाल उससे कोई बड़ा सुखद बदलाव मुझे नजर नहीं आता। सर आप सोचिए क्या मानसिकता है, सो कॉल्ड हिंदूवादी राष्ट्रवादी, एक नया नवेला राघव चड्ढा जितना सुंदर गोलमटोल एक नया पत्रकार आया है, और कहता है पहलगाम में जहाँ पे मारा गया वहाँ एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों बना दीजिए शांति के। कौन कह रहा था? शुभांकर मिश्रा। अरे एक तो असल में टेलीविजन आने के बाद
जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता का, दर्शकों को आप जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, वो एक जनरल नुकसान हुआ है कि अब आपको टेलीविजन के या वहाँ पे नौकरी करनी है तो इससे मतलब नहीं कि आप कितने योग्य हो, इससे मतलब नहीं कि आपकी कैसी दृष्टि है, आप कैसे खबरों को पकड़ते हो। पहले ये है जो मैंने संदीप जी ने कहा कि आप देखने में कैसे हो, लड़की है तो और ज़्यादा हो जाता है कि सुंदर कितनी है, बोलती कैसा है, इसका पत्रकारिता से क्या लेना देना। मैंने ऐसे से पत्रकार देखेंगे चुपचाप बैठे रहते थे जब प्रिंट मीडिया था, लेकिन जब दूसरे दिन उनकी कलम बोलती थी तो सरकार हिलती थी। ये भी दौर रहा है यहाँ पे। वो जिन्होंने, मेरे ख्याल से तिवारी जी हैं शायद, नाम बोल रहा हूँ उनका, इंडियन एक्सप्रेस में थे, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी कि मुलायम सिंह किस तरह वीपी सिंह ने उनके एनकाउंटर का आदेश दिया और वो मुलायम सिंह साइकिल ली भागे थे। वो होती थी स्टोरी। आज तक सुनी आपने कभी? और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। तो अब यह है कि पहले आप देखने में कैसे हो, कपड़े कैसे पहनते हो, बोलते कैसा हो, बोलने में फ्लुएंसी है कि नहीं। तो जब आप ये सब चीज़ें पार कर लेते हैं उसके बाद फिर आपकी पत्रकारिता पे गौर होता है। वो नुकसान हुआ है सर। आजकल पॉडकास्टिंग चल रही है, वहाँ भी बेवकूफ़ी की इंतहा। मैंने बड़े बड़े मीडिया चैनल छोड़ दीजिए, मीडिया एजेंसी चलाने वाले लोग पॉडकास्ट करते हैं और विशुद्ध बेवकूफ़ी की 2-4 बातें करते हैं, मतलब जानकारी कितनी कम। खैर ठीक है कोई, लेकिन उनका दम्भ यह है कि और कोई पत्रकारिता या और कोई बातचीत क्यों कर रहा है। हाँ। यह अधिकार सिर्फ बस हमारा है। तो ये तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई सर। ठीक है, काफ़ी समस्याएं हुई, 1-2 समाधान जनता के लिए। नहीं, पहले तो मतलब जो मुसलमान वाले दो हम लोग के मुद्दे थे, एक मुसलमान और एक मीडिया। मुसलमान वाला समाधान तो मैंने कहा मुझको उससे बेहतर समाधान नहीं लगता कि जो हमको इजराइल से संदेश मिलता है कि वो आपको अपने आप को एक होना पड़ेगा, कि आप मोदी से आप कांग्रेस में हैं, किसी पार्टी में हैं, आप रहिए, मगर आपको देश आपका पहले होना चाहिए। और ये मुसलमानों की जितनी समस्या है वो सारी समस्याएं देश से रिलेटेड है, वो कोई और दूसरी समस्या है ही नहीं उनकी। उनको देश पर कब्जा करना है, उनको गजवा हिंद चलाना है। तो जो मुस्लिम परस्ती करे उसको पूरी सख्ती से आप इग्नोर कर दीजिए। जब मैंने इजराइल की बात की, इजराइल में दुनिया भर की पार्टी हैं, लेकिन वहाँ को जो 18% मुसलमान हैं उनके वोट के लिए, उनको वो ऐसा नहीं कि वहाँ वोट नहीं डालते, उनको वोटिंग का भी राइट है जो वहाँ पे मुसलमान हैं। लेकिन वहाँ पे बाकी शेष इजरायली जो हैं वो इसलिए नहीं कि ये मुसलमान सेट हो जाए तो वो एंटी इजराइल बात करने लगे। यहाँ पे ये काम करते हैं। ऐसे नेताओं को नकारिए, ऐसे पत्रकारों को नकारिए, मीडिया को नकारिए, तो बहुत बड़ी समस्याओं से आपको कोई लड़ने जूझने नहीं जाना। और दूसरे जो अभी आपको 4 धाम की बात की, वो एक उदाहरण है। और नहीं संभलेंगे तो मोदी आज अभी 10 साल बाद नहीं रहेंगे, 15 साल बहुत मान लीजिए, कि जब आपके धर्म पे हमला हो, और वो हमला ही था जो 4 धाम वाली यात्रा का प्रकरण है। घेरिए घर उसका, बिल्कुल शांति से घेरिए, 10,000 आदमी घेर लेंगे, 24 घंटे के अंदर भाग खड़े होंगे, वो पैसे वाले दलाल हैं ये सब। तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते, हम हमेशा पैरासाइट बने रहते हैं कि फलानी सरकार देख लेगी, दिमागी सरकार देख लेगी, उस नेता ने क्या कहा, दिमागी नेता ने क्या कहा। और दूसरे जो यूजीसी पे जो बात हो रही थी कि यूजीसी पे कम से कम आपको आज की तारीख में इंटरनेट है कि एक बार जब ये हल्ला मचा दुनिया हुआ तो आप एक बार निकाल के तो देखते हैं कि ये जो 2019 का 2026 का है कि 2026 का यूजीसी और 2012 का यूजीसी बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, नेट पे है, देख लेते भैया इसमें क्या जो बता रहे हैं ये वास्तव में ये बात है या नहीं है। तो आपको समझ में आता कि ये उल्लू को कबूतर बता रहे थे आपसे, इस सरासर झूठ बोल रहे थे, इसीलिए 19 तारीख को नंगे हुए हैं और अभी आगे और नंगे होंगे। तो इसी, और अगर आपने ध्यान दिया कल प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं, हम लोग धुरंधर पे थे, कहीं यूजीसी पे कह रहे झूठ है, उन्होंने जब क्या क्या झूठ बोलते हैं तो यूजीसी पे, तो इस जब प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है तो समझ लीजिए कि उसका सच कुछ और है, और ये लोग जो हमको आपको भड़का रहे हैं ये इनका उद्देश्य कुछ और है, और इसीलिए इनको मुर्दा बने पड़े हुए हैं। 19 तारीख के बाद से इनको सांस नहीं ले रहा, 19 मार्च के बाद 19 मार्च के बाद। सही है। और क्या कहते हैं,
खैर जनता ने थोड़ा बहुत दिखाया भी सर। धुरंधर 2 जिस प्रकार से ईद के दिन रिलीज हुई है, हाँ हाँ और भाईजान की फिल्में हिट कराने वाले लोग हॉल के आसपास दिखे भी नहीं, और हिंदू जनता ने बताया कि फिल्म कैसे हिट कराई जाती है। बिल्कुल। हिंदू जनता एक होकर कहे कि हमारी कहानी है। और अभी भी सर मीडिया के माध्यम से जितने लोगों ने रिव्यू लिखा है, अभी आज हम अपने हमारे चैनल पर आएगा, धुरंधर हिंदुओं का हौसला, हिंदुओं का ईंधन और हिंदुओं के बदले की कहानी है। वो हिंदुओं की कहानी, नहीं समाज की, अगर वो सारी सब कुछ अपनी नहीं, इस पे मुझे अनुपम खेर का जवाब मतलब क्लासिक लगता है, और उससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता। अनुपम खेर ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि ये जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं, लिखते हैं ताकि आप बैकफुट पे आ जाओ कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। बिल्कुल का तो बिल्कुल सही बात है, हिंदुओं के हौसले का है, हिंदुओं को ही बदला है और हिंदू ही ने इसको हिट कराया है। तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है, और है इसमें क्या परेशानी है तुमको? हमको एक पिक्चर पसंद आई, हम उसको हिट करा रहे हैं, हम उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, तुमको क्या परेशानी? लेकिन हम ये कहने ये जो बात आई कि बस यही अपने अंदर पैदा करेगी, जब इस तरह की बात करें के साथ बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं। हाँ है नहीं, लोग कह रहे हैं कि फिल्म में मुसलमान का नाम नहीं लिया। अरे मुसलमान का नाम लिया चाहे नहीं लिया, मुसलमानों की इस्लाम की पूरा पर्दा उखाड़ के बाहर कर दिया और कहा कि हाँ ये मुसलमानों के मुसलमानों का हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसी की कहानी है। और इसीलिए हमारे ये जो बात शुरू हुआ था, पाकिस्तान और भारत की बात नहीं है, बात हिंदू और मुसलमान की है। एक सभ्यता है, एक आसुरी है। नहीं ये हमेशा, और खासकर टेलीविजन मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये तो कि जब चुनाव आ गया, आपने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। चुनाव में ही तो हिंदू मुसलमान होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये बताएंगे, ये क्यों नहीं होना चाहिए? बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है, मार कौन रहा है? मुसलमान मार। नहीं, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हो गया, उस पर आज भी राजनीति होती है। तो वो जो इतनी बड़ी समस्या जिसने देश बांट दिया, और वो समस्या आज भी मौजूद है। तुम ही रोना रोते हो, फलाना दंगा दिमाग का दंगा, तो उस समस्या का चुनाव के समय क्यों नहीं चर्चा हो? सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए वो। सर यही उत्तर प्रदेश की जनता ने एक हिंदूवादी नेता देखा, अपना सर्वस्व सौंप दिया पूरी जनता का, बल्ले बल्ले। तो बिल्कुल बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है। और मोदी, देखिए मोदी यही तैयार कर रहा है, ये सब कानून बना के और सरकारी डंडा चला के, ये 2-3 साल के अंदर हल हो जाता, लेकिन हम फिर वही पैरासाइट बने रहते हैं। ये धुरंधर को आप अगर बात करिए तो धुरंधर जो प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत है ना, उसका ये प्रदर्शन है, एक हिस्सा, एक छोटा सा प्रदर्शन है ये, कि आपके अंदर स्वयं में वो भावना जागे कि हम मजबूत हैं। बताए कि नहीं, सरकार ने इसलिए कर दिया इसलिए हम मजबूत हैं, तुम्हारी सरकार चली जाएगी तो तुम पैदल हो जाओ। वो धीरे धीरे करके 12 साल में आपको वहाँ ला के खड़ा कर रहे हैं। और ये आर्थिक तंत्र जो भारत का डेवलप हो रहा है, ये 80% भागी तो हिंदू ही है, इसका लाभार्थी कौन है? तो हिंदू फिर से उत्थान हो, हिंदू व्यापारी ही तो मारे गए 47 से लेकर 91-92 तक, और जब तक अटल जी और नरसिम्हा राव ने थोड़ी बहुत इकोनॉमी खोली, अटल जी ने। आप विभाजन का इतिहास पढ़िए तो 47 में जो पाकिस्तान में भी मारे गए थे, तो पैसे वाले और व्यापारी तो हिंदू ही थे। और ये हिंदुस्तान के राइटर में, यहाँ के हिंदुस्तान वाले राइटर तो आपको पता है क्या बताएंगे, पाकिस्तान के लोगों को पढ़िए, वो लिखते हैं किस तरह से लूटा गया वहाँ पे। सर वो एक हल्का सा तस्लीमा नसरी ने लिख दिया था, वो सच तो कि कैसे हिंदू वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, बांग्लादेश में लूटा तो आप ही क्या गया, अब अलाउड नहीं है लूटना। बस यह मानसिकता, यह सोच हिंदूवादी आपके अपने परिवार के लिए, आपके अपने समाज के लिए, आपके अपने जीवन के लिए, यह सोच सिर्फ और सिर्फ जब सत्ता आपकी होगी तभी प्रचार प्रसार होगा और आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आप अपना कार्य कर पाएंगे। और यह मोदी जी के नेतृत्व ने कम से कम भारत को यह तो दिया है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। सर ये डोज बड़ा आवश्यक है, हमें यह जानना है कि जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है उसको पहचानना, और जो बुरा हो रहा है उसको ये देखना कि उससे कारण कौन है। इस मुसलमान वोट बैंक ने भारत को बर्बादी के अलावा, माफिया के अलावा और लीचड़, वाहियात, भ्रष्टाचारी नेताओं और उनके बच्चों के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया। जब बॉलीवुड की कमान था हम ही हाथ में, तो विशुद्ध एंटी हिंदू कार्यक्रम चलाया।
तो ऐसे लोग, जैसा आपने कहा सर, ऐसे लोगों से बचिए जो इस्लामिक वोट बैंक के भरोसे या उनके समर्थन से, उनके समर्पण से या उनकी बात करते हुए नजर आते हैं। नेतृत्व तो हिंदूवादी समाज के हाथ में रखिए, बहुत भला होगा भारत का भी, आपका भी, हम सबका। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। कमेंट्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सतीश सर से आगे भी कई सारे विषयों पर बात करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। नमस्कार, जय श्री राम।